प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में नारी शक्ति का किया वंदन। कहा, आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। 9 वर्षों में महिलाओं से जुड़ी हर बंदिश को तोड़ने का हुआ प्रयास। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के मानेसर में बनने वाले एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक सेंटर का किया भूमि पूजन। कहा, निवेश के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के समापन समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की शिरकत। और प्रदेश की युवा पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी बधाई। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पारित होने की खुशी में भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के मुख्यालय पर दोनों सदनों की सभी महिला सांसदों के साथ साथ महिला पदाधिकारी एवं देश भर से आई हजारों महिला कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री का आभार जताने पहुंची। भाजपा मुख्यालय में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद जमकर जश्न मनाया गया। भाजपा मुख्यालय में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर उनका अभिनंदन किया। भाजपा महिला मोर्चा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात का देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। पीएम ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई सामान्य कानून नहीं है, ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्देश्य है, उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबके प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बड़ा कदम है। इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारे लिए गर्व का विषय है। भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है, ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के साथ ही इस पर अब संसद की मोहर लग गई है। राज्यसभा में अभूतपूर्व पक्ष में से 214 मत पड़े, विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा। विधेयक पारित होने के साथ ही विशेष सत्र का समापन हो गया। राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। Motion that the bill be passed. Result of the division subject to correction. Ayes 214. Noes 0. Abstain 0. Honorable members, the motion is adopted by a majority of the total membership of the House
and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill is passed by the constitutionally required majority. वहीं प्रधानमंत्री ने चर्चा के अंत में कहा कि विधेयक को सभी वर्गों और राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। ये भारतीय लोकतांत्रिक यात्रा का निर्णायक क्षण है। हम महिलाओं के मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक विधेयक मात्र नहीं है, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे देश के लिए योगदान दिया है। 140 करोड़ भारतीयों को शुभकामनाएं। सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। संसद के दोनों सदन कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पारित होने के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। बाद में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की अन्य उपलब्धियों पर इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देने का प्रस्ताव पारित होने के बाद लोकसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में विधायी कामकाज के बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में 4 बैठकें हुई। इस दौरान सांसदों ने 31 घंटे विभिन्न विषयों पर चर्चा की। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को शुरू हुआ और निर्धारित तिथि 22 सितंबर से एक दिन पहले ही संपन्न हो गया। ये सत्र 19 सितंबर को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को नए सदन संसद भवन में स्थानांतरित करने और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने जैसे ऐतिहासिक फैसलों के लिए याद किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर सिरसा जिले की महिलाओं में खुशी की लहर है। डॉक्टर प्रवीण तोमर, डॉक्टर सानवी सिहाग व प्रोफेसर पूनम ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और इतिहास रचा गया है। भारत का महान लोकतंत्र आज सच्चे अर्थों में गौरवान्वित हुआ है। महिलाओं को नारी शक्ति वंदन बिल पास होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सरकार ने इस बिल के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण को 33% कर दिया है। इस बिल के पास होने से पार्लियामेंट में हम महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी और उसके बाद जो भी हम महिलाओं की समस्या है उसको सरकार तक पहुंचाने में महिलाएं आगे आएंगी। सरकार ने जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है वो बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है। इससे महिलाएं और ज्यादा आगे आएंगी और समाज और देश के उत्थान में और ज्यादा योगदान दे पाएंगी। तो इसलिए हम सरकार के इस कदम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। सरकार का ये बहुत ही एक अच्छा कदम है। इससे महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा मिलेगा। महिलाएं ऐसे तो हर फील्ड में अपना योगदान दिखा रही हैं, बहुत अच्छा योगदान दे भी रही है हर फील्ड में, बट यहाँ पे जो लोकसभा राज्यसभा में जो 1/3 आरक्षण जो दिया गया है, इससे महिलाओं को राजनीति में भी अपना योगदान देने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। प्रोफेसर हरविंदर कौर, इनेलो नेता कृष्णा फोगाट, जेजेपी नेता सुमित्रा व एडवोकेट किरण कंबोज ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम है। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को उनका हक देने तथा भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत व सहभागी बनाने वाला ये कालजयी निर्णय विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। बहुत सारिया महिलावां नूं संसद तक जाने का मौका मिलेगा ते अपनियां समस्यावां नूं होर चंगी तरह, औरतां दीयां समस्यावां नूं होर चंगी तरह संसद दे विच रख सकणगीਆਂ। ये बहुत वधिया हुंदा जे 24 च लागू हो जांदा, पर खैर जदों भी लागू होएगा औरतां इहदे नाल बहुत उन्हां नूं अगे वधण दा मौका मिलेगा। कानून में भी देखा जाए, हमारे विधानसभा में भी देखा जाए तो
महिलाओं को जो 1/3 है, 33% जो एक तो नौकरियों में भी इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला जो अभी तक, वो भी लागू होना चाहिए। और जो आज आप देख रहे हो महिलाओं के साथ या आप छोटी बच्चियों के साथ कह सकते हैं जो गलत काम हो रहे हैं, उसके लिए भी कोई सरकार इतना बढ़कर कदम नहीं उठाए। तो उसके लिए भी इस तरह का डर या इस तरह का कानून होना चाहिए कि किसी की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि जो नाबालिग बच्चियों के साथ रेप या छेड़छाड़ के हम देख रहे हैं, ये मुद्दे नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मानेसर के पातली हाजीपुर में बनने जा रहे एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक कैंपस का भूमि पूजन किया। करीब 150 एकड़ में बनने वाले इस कैंपस पर लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने सोनीपत स्थित फ्लिपकार्ट के दूसरे ग्रोसरी फुलफिलमेंट सेंटर का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। इस सेंटर में हरियाणा के करीब 2000 युवाओं को रोजगार मिला है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सेंटरों के शुरू होने से हरियाणा में दूसरी बड़ी कंपनियां निवेश करेंगी। इस वेयर हाउस से हरियाणा के 10,000 से ज्यादा युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। हमें TTT यानी ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमली काम करना होगा। दुनिया भर की 500 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस गुरुग्राम में है और हरियाणा में लगातार निवेशक आ रहे हैं, जिससे रोजगार के साथ ही प्रदेश की GDP भी तेजी से बढ़ रही है। सबसे बड़ा एक ऐसा ये सप्लाई चेन का हमारे यहाँ बनेगा 140 एकड़ में इसका फैलाव है। जैसा बताया कि 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक अनुमान से हर महीने 50 करोड़ लोगों को यानी ग्राहकों को यहाँ की माल की सप्लाई हो सकेगी। देश की 40% आबादी, एक बहुत बड़ा एक सिस्टम देश में खड़ा होने जा रहा है। लगभग 1400 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। तो इस नाते से इस ग्रुप की जो विशेषता है वो अपने आप में बखूबी वर्णन लायक है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के 75% युवाओं को आरक्षण देने की शुरुआत सबसे पहले फ्लिपकार्ट ने ही की है। हमें कृषि क्षेत्र के साथ साथ अन्य सभी उत्पादों की डिलीवरी ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित करनी होगी। प्रोजेक्ट्स में से ये 140 एकड़ का एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज हम फ्लिपकार्ट को मोटिवेट कर हरियाणा की धरती पर ला पाए। और आज यहाँ इस फैसिलिटी की भूमि पूजन हुआ है, वही एक अध्याय भी हरियाणा के इतिहास में लिखा जाएगा कि सिंगल फैसिलिटी के अंदर हम आने वाले भविष्य में 10,000 रोजगार के अवसर एक जगह पैदा करने का काम करते हैं। और जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने नहीं बताई बात कि जब ये व्यवस्था हमने फ्लिपकार्ट को दी तो उन प्राथमिक कंपनीज में से एक फ्लिपकार्ट थी जिसने हरियाणा प्रदेश सरकार का 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट के वादे को अपनाने का निर्णय लिया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्ययन केंद्र व इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के सहयोग से 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आज समापन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति और आम आदमी के विकास के लिए अहम कार्य किया। डॉक्टर BR अंबेडकर ने देश की आजादी के बाद जब संविधान की रचना हुई तो समानता के आधार पर सभी को न्याय देने का कार्य किया। बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से जात पात से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करने का संदेश दिया। वे सामाजिक कुरीतियां, भेदभाव, असमानता को दूर करने का कार्य किया। आत्मनिर्भर भारत संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रचना में किया है, उन्होंने आम आदमी के बारे में केंद्रित किया है। आम आदमी से ही सारे दृष्टिकोण होना चाहिए। सामाजिक असमानताएं,
और अस्पृश्यता, जातिवाद, सारे विषय को दूर करके भारत को हर क्षेत्र में आगे लाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोविड-19 के दौरान भी हमारा देश दुनिया के लिए मददगार साबित हुआ और हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि को पूरी दुनिया ने सराहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का पास होना समाज में समानता और एकता का संदेश देता है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें डॉक्टर अंबेडकर की नीति को आगे बढ़ाकर धरातल पर कार्य करने की जरूरत है। 120 करोड़ लोग 2 बार वैक्सीन देकर 101 देशों को हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट किया। बहुत खुशी की बात है कि आज जो हमारी जो संसद है, संसद ने महिला संरक्षण वो बिल पास किया है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम का जो बिल पास हुआ, ये बहुत ही बड़ी आत्मनिर्भर भारत का बड़ा कदम है। केवल महिलाओं के लिए नहीं है, सारे देश के लोगों को एक गर्व से बताने के लिए एक कदम लिया गया है। भारत कनाडा विवाद पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों में कुछ हद तक पूर्वाग्रह है। विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। भारत कनाडा राजनयिक विवाद पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के राजनयिक ज्यादा संख्या में भारत में हैं, जबकि भारत के राजनयिक उतनी संख्या में कनाडा में नहीं है। ऐसे में कनाडा की ओर से राजनयिक वापस जाएंगे ताकि यह संख्या बराबर हो सके। कनाडा में भारतीय वीजा सेवाएं अगली सूचना तक निलंबित कर दी गई हैं। अब कनाडा के नागरिक वीजा सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगे, यानी वो भारत नहीं आ पाएंगे। कनाडा में रहने वाले भारतीय छात्रों के बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत का वाणिज्य दूतावास वहां काम कर रहा है। अगर उन्हें कोई समस्या आती है, वे हमारे वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। भारतीय युवा पहलवान अंतिम पंघाल ने कल सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा भी हासिल करते हुए 19 वर्षीय अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक मुकाबले में 2 बार की यूरोपियन चैंपियन एमाजोना डेनिस मालमग्रेन को 16-6 से हराया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतिम पंघाल को बधाई देते हुए एक्स पर अपने संदेश में कहा कि 19 कुश्ती प्रतिभा विश्व मंच पर अपने दृढ़ संकल्प और लचीलेपन की सच्ची शक्ति का प्रदर्शन किया है। 2 बार की अंडर 20 विश्व चैंपियन ने अब सीनियर चरण में पूर्व विश्व चैंपियन और यूरोपियन चैंपियन को पछाड़ दिया है। राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए पूरा देश आपकी उपलब्धियों से खुश है। एशियन गेम 2022 में आपके प्रदर्शन का उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं। आपको कामयाबी मिले। टूर्नामेंट में मौजूदा संस्करण में ये भारत का पहला पदक है। अंतिम पंघाल ने विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए अब तक का 23वां पदक हासिल किया है, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। भिवानी जिले का अलकपुरा गांव देश भर में मिनी ब्राजील के नाम से विख्यात है। इस गांव की महिला खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में फुटबॉल के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। लगभग 5000 की आबादी वाले गांव में हर घर की बेटियां मैदान में प्रतिदिन फुटबॉल खेलती हैं। अलकपुरा के फुटबॉल क्लब की प्रशिक्षक सोनिका बिजरानिया ने बताया कि अलकपुरा की 16 फुटबॉल खिलाड़ी का चयन सुब्रोतो कप के लिए हुआ है। 2 बार सुब्रोतो कप जीतने के अलावा 3 बार सुब्रोतो कप के सेमीफाइनल तक अलकपुरा की टीम जगह बना चुकी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 26 सितंबर तक आयोजित हो रही सुब्रोतो कप में अलकपुरा की टीम 9वीं बार हिस्सा ले रही है। इस प्रतियोगिता में उन्होंने सिक्किम, पश्चिम बंगाल को हराकर 2 मैच जीत भी लिए हैं। गर्व की बात है कि ये हमारे अलकपुरा की 16 बेटियां सुब्रोतो कप खेल रही हैं और जिसमें उन्होंने अपना पहला मुकाबला सिक्किम को 1-0 से हराया और आज दूसरे मुकाबले में वेस्ट बंगाल को 4-1 से हराया और कल उनका मैच CBSE से है।
तो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारी बेटियां 2 बार सुब्रतो कप की चैंपियन रह चुकी और 3 बार सेमीफाइनल खेला है और लगातार 9वीं बार सुब्रतो कप में पार्टिसिपेट कर रही है। बेटियों ने 2015 व 2016 में 2 बार पहले भी सुब्रतो कप जीता है। इसी गांव की बेटियों ने 2015 के नेशनल खेलों में ब्रॉन्ज मेडल लिया व इसी वर्ष सुब्रतो कप भी जीता। यहां के 25 खिलाड़ी जूनियर, सब जूनियर व सीनियर भारतीय टीम में चयनित हैं। यहां की 10 बेटियां भुवनेश्वर में हो रहे 17 आयु वर्ग के नेशनल खेलों में भाग लेने के लिए गई हुई हैं। इसके अलावा 2 खिलाड़ी चीन में हो रहे एशियन खेलों में भाग ले रही हैं। यहाँ की बेटी रितु बगड़िया और संजू यादव भारत की फुटबॉल टीम का हिस्सा हैं। आज के दिन गांव का नहीं, प्रदेश का नहीं, बल्कि भारत का नाम रोशन कर रही हैं। हमारी बेटियां हैं जो अंडर 17 में हमारे गांव की लड़की है पूजा जाखड़, वो खेल रही हैं। और सीनियर टीम के अंदर 2 लड़कियां हैं, रितु बगड़िया और संजू यादव, जो हमारे गाँव से हैं, वो खेल रही हैं। तो हमें गर्व होता है। हमारे गाँव में बहुत बढ़िया मतलब खेल का चल रहा है और वार्ताएँ जारी हैं भाई छोरी विदेशा में जाऊँ खेल के आवे सारे और थोड़े बहुत ही गवर्नमेंट हमारे सुन ले कि मैं इनका बड़कन और सहायता दे तो और आगे तक जा सकें। ये वहीं खिलाड़ियों ने कहा कि फुटबॉल को लेकर पूरे गांव की लड़कियों में जोश व जुनून है। फुटबॉल खेलना उनकी हॉबी है, जिसके चलते उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांव का नाम रोशन किया है। साल हो गए खेलते हुए, अब तक स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप खेला है। हमारे गाँव की सभी लड़कियाँ खेलने आती है और हमारा गांव बहुत सपोर्ट करता है लड़कियों को खेलने में। लड़कियां लड़कों से किसी भी फील्ड में कम नहीं है। 2014 से खेलना स्टार्ट किया था मैंने और ग्राउंड में काफ़ी तकलीफ़ें आई, जिससे मेरे पेरेंट्स, मेरे कोच ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं नेशनल, स्टेट और इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं अंडर 17 वर्ल्ड कप खेल रही थी तो पूरा गाँव मेरे को देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं स्टेट, नेशनल और अभी अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेली हूँ और हमारे ग्राउंड पे 100 से ज़्यादा लड़कियाँ आती है खेलने के लिए। अगर हम खेलते हैं फुटबॉल में, हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य ठीक रहता है, खेल के साथ साथ भी। खेल पर 3 खेल नर्सरियां बनाने के साथ ही 75 लड़कियों को खेल डाइट दी जाती है, जिसमें 14 वर्ष से नीचे आयु वर्ग की बेटियों को 1500 रुपये और 14 वर्ष से ऊपर की बेटियों को 2000 रुपये प्रति माह डाइट भत्ता दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल हिसार में सिविल एविएशन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर चल रहे कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को इंटीग्रेटेड एविएशन हब के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जनवरी माह तक केंद्र सरकार से 1800 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी, जिसके अतिरिक्त यहां एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए USTD की ट्रेड फाइनेंस अथॉरिटी ने $1.5 मिलियन की ग्रांट इन एड दी है। उन्होंने बताया कि यहां 3200 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाना है, जिसका टेंडर तैयार कर लिया गया है। इसके उपरांत यहां नीलामी के माध्यम से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर तैयार कर लिया है, जो 1 दिसंबर 2023 को जारी कर दिया जाएगा और साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिसार शहर में एलिवेटेड रोड का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। इसके लिए जापान की एजेंसियों के साथ औपचारिकताएं को पूर्ण किया जा रहा है। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली निगम अपने खर्च पर स्कूलों व घरों के ऊपर से गुजरने वाले हाई टेंशन तारों को शिफ्ट करेगा। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ढाणियों व फार्म हाउस में भी 24 घंटे बिजली देने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ढाणियों में रहने वाले लोगों के घरेलू कनेक्शनों को मारा गांव, जगमग गांव की तरह गांव के ट्रांसफार्मर से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति देना सुनिश्चित किया जाएगा और आगामी 6 माह में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में कोयला, डीजल इत्यादि की
दरों में वृद्धि के बावजूद भी पिछले 9 वर्षों में हरियाणा में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। नीति आयोग ने भी हरियाणा में बिजली उत्पादन व प्रबंधन की सराहना की है। प्रदेश की चारों डिस्कॉम आज लाभांश की स्थिति में है और कभी भी डिफॉल्ट में नहीं हुई हैं। इसलिए किसी भी वित्तीय संस्थान से यदि कंपनियां ऋण लेती हैं तो तत्काल स्वीकृति मिलती है। गोरैया प्रजाति के लुप्त होते अस्तित्व को बचाने के लिए नूंह जिले के पिनगवा कस्बे के लोगों ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। लोगों की इस पहल से न केवल गोरैया चिड़िया के अस्तित्व को बचाया जा रहा है, बल्कि गर्मी में चिड़िया को दाना पानी व छाया देने का पुण्य कार्य भी किया जा रहा है। इन लोगों ने टीन के पीपे में चिड़िया के खाने और पीने के पानी का इंतजाम किया है। इन नए ठिकानों में गोरैया चिड़िया दिन भर अटखेलियां करती दिख जाती है। पिनगवा कस्बे के दर्जनों स्थानों पर चिड़िया के लिए ऐसे घोंसले बनाए गए हैं। चिड़िया के लिए घर बनाने वाले लोगों ने सभी से पक्षियों की लुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण के प्रयास करने की अपील की। ग्रामीण क्षेत्र में क्या शहरी क्षेत्र में भी लोगों को लगता है कि हमारे जो पक्षियां हैं ये इनके लिए इंसान तो पानी पैदा कर लेता है, कोई बोतलों का पानी पी रहा है, कोई लिक्विड पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो पक्षियों के लिए जो भटकते रहते हैं, कुछ लोग आज भी हमारे समाज में ऐसे हैं जो पक्षियों के बारे में सोचते हैं। जगह जगह मिट्टी के जो कुंडे होते हैं मेवात में या वैसे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी उसमें पानी भर के रखते हैं। आज भी हमारे घर में मतलब कुछ लोग स्टील के बर्तनों में पानी रखने लगे हैं, चुग्गा डालते हैं लोग। ये छोटे छोटे पक्षी जो भी हैं वो सारे 80% पक्षी जो आज खत्म हो चुके हैं। हमने सोचा था कई बार, ये तो एक प्लान ध्यान में आया है, जगह जगह हमने जो है ये पीपा काट करके उसके अंदर दाना रखते हैं, उनके लिए पानी रखते हैं। हमने ये शुरुआत जब की थी देखा काफी लोगों ने इसकी शुरुआत करी जगह जगह मोहल्ले में। ये हमने पीपा काट काट के लगा रखे हैं, उसमें पानी भी रखते हैं, इसमें जो है चुग्गा दाना ये भी रखते हैं। ये इससे जो है हमको इतनी शांति मिलती है, तो हम ये हमारे दिल में एक ये भावना आई है, हम एक जो है पक्षियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। दिनों में हर किसी को पानी की आवश्यकता होती है। मुझे कई साल हो गए हैं, मैंने ऐसे छोटे छोटे से पीपे काट के लगाए हुए हैं अपने गलियों में, मोहल्लों में कई जगह लगे हुए हैं। इसमें एक नीचे पानी होता है, एक ऊपर रखा जाता है पानी। इसमें नमकीन रखते हैं, अनाज रखते हैं, मीठे में बूंदी रखते हैं। मैं ये कार्य कई सालों से कर रहा हूँ। ये जब पक्षियाँ आते हैं यहाँ बैठते हैं, यहाँ पानी पीते हैं और यहाँ पर चीचाट सी लगी रहती है पक्षियों की। सभी तरह के पक्षी जो इधर उधर घूमते हुए यहाँ पे चीचाट लगी रहती है सारा दिन। सभी धर्म के लोगों से, सभी वासियों से अपने घरों में ऐसा रखें या फिर कोई मटके में पानी रखें जो पक्षी भूखे और प्यासे ना डोलें। स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान में सिर्फ 4 दिन में 5 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। उन्होंने कहा कि अब तक 20 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते तैयार किए गए। केवल 4 दिनों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपचार और स्क्रीनिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 20 लाख से अधिक लोग आए। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारत सरकार के लिए बहुत महत्वाकांक्षी है और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें योगदान दे रहे हैं। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि हासिल करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी महीने की 13 तारीख को गांधीनगर में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की थी। ये अभियान स्वास्थ्य मंत्रालय की एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि हासिल करना है। ये अभियान सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया जा रहा है, जो इस महीने की 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक जारी रहेगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।